हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अकाउंटिंग एंड इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग के बारे में तो हम पहले भी सुन चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इक्वेशन अकाउंटिंग में पहली बार आया है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो इक्वेशन एक तरीका है। किसका तरीका है? मैथ्स का, गणित का तरीका है, जिसमें हम ये बताते हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर होता है। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसी तरह अकाउंटिंग में भी हम इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में भी दो पक्ष होते हैं। ठीक, उनमें से हम ये दिखाते हैं कि ये दोनों पक्ष, चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो उसी को हम दर्शाने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हैं। अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग में दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, अब बात यह आती है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस में, तो जितने का सामान आया है उतने का ही जाएगा। तो एक पक्ष जितने अमाउंट से प्रभावित होगा, दूसरा भी पक्ष उतने ही अमाउंट से प्रभावित होगा। तो दोनों पक्ष सभी सिचुएशन में बराबर होंगे। ठीक है, तो जिस अमाउंट से डेबिट साइड इफेक्ट करेगा, उसी अमाउंट से क्रेडिट साइड भी इफेक्ट करेगा। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जितना हम सामान खरीदते हैं उतने के लिए हम पैसा पे करते हैं। तो एक चीज मेरे पास आया तो दूसरा चीज गया। उसी तरह जब हम माल बेचते हैं, तो जितने का हम सामान बेचते हैं उतने का पैसा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि एक चीज आ रहा है तो दूसरा चीज जा रहा है, तो दोनों पक्ष हमारा बराबर चलता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि सर अगर उधार हो जाए तो यस, उधार होगा तो एक चीज अगर मान लीजिए हम बेच रहे हैं उधार, तो एक चीज जा रहा है तो दूसरा चीज अभी नहीं आया है, लेकिन कभी ना कभी तो भविष्य में आएगा। उसी तरह अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो अभी एक सामान आया है, दूसरा सामान गया नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो जाएगा। तो बात वही हो जाती है कि दोनों साइड हर सिचुएशन में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम इसी चीज को दर्शाने के लिए बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीका है जिसके द्वारा हम यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी स्थिति में संपत्ति पक्ष का टोटल, संपत्ति पक्ष का योग दायित्व एवं पूंजी पक्ष के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टेक्निक which shows that total of assets will always be equal to total of capital and liabilities। ठीक है, अब यहां पे तीन बातें आई हैं जो कि मैंने अभी आपको बोला है। एक बोला एसेट्स, एक बोला लायबिलिटीज और एक बोला कैपिटल। इन तीनों का मीनिंग जान लेना जरूरी है। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, उनका भी मीनिंग जान लेना हमारा जरूरी है। वो दोनों चीजें क्या होती हैं? तो एक होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंसेज। तो टोटल 5 आइटम्स हो गए हमारे पास। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे या अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो 5 भागों में किया गया है। एक एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेज। ठीक है, तो इन्हीं पर रूल भी बेस्ड है और यहीं पे अकाउंटिंग इक्वेशन भी इन्हीं पे बेस्ड है। अब यहां पे जो हम बात करेंगे एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में समझ लेते हैं। तो एसेट्स क्या होता है? तो बिजनेस में यूज होने वाला कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, बिजनेस के हाथ में है, और जिससे भविष्य में बिजनेस को फायदा होगा, वो हमारे लिए संपत्ति कहलाती है। उसी तरह दायित्व, दायित्व का मतलब होता है ऐसे ऑब्लिगेशंस जो हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से क्रिएट हुई है और जिसकी वजह से भविष्य में हमारे पास से या तो कैश या कोई दूसरी संपत्ति जाएगी। ठीक है, उसी तरह कैपिटल,
कैपिटल का मतलब होता है व्यवसाय में व्यवसाय के मालिक के द्वारा लगाया गया धन, पैसा, ठीक है। तो अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। इनकम का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस में जो भी प्राप्तियां होती हैं, जो भी पैसे आते हैं, अब पैसे बहुत सारे सोर्सेस से आ सकते हैं, तो उनमें से कुछ रिकरिंग नेचर के होते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग नेचर आते हैं। तो जनरली हम इनकम के बारे में जब बात करते हैं तो रिकरिंग नेचर वाले की ही बात कर रहे होते हैं। उसी तरह एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे हमने संपत्ति खरीदा, सामान खरीदा, तो संपत्ति कभी कभार खरीदा जाता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो सामान वाला जो खरीद है, तो इस तरह के खर्चे जो बार बार इनकर होते हैं, रिकरिंग नेचर, तो उनको हम एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं। तो ये 5 कैटेगरी हैं। थोड़े इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एसेट्स में क्या आएगा? कैश, बैंक में जो पैसा है वो, इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कोई भी सामान जो आपको बिजनेस में आप यूज करते हैं वो जनरली एसेट्स में क्लासिफाई हो जाता है। जैसे बिजनेस का स्टॉक होता है वो भी एसेट्स होता है, ठीक है। तो कोई भी सामान जो आप बिजनेस में यूज करते हैं उसको जनरली हम एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमको दिखती नहीं है, उनको इनटैंजिबल एसेट्स बोला जाता है, उनको भी एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं। लायबिलिटीज में जिनसे हमने उधार माल खरीदा, क्रेडिटर्स, बैंक से लोन लिया तो लोन, बैंक से कैश क्रेडिट करवा रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है, तो ये सब तरह के जो चीजें जो हमने पैसे ले रखे हैं वो हमारे लिए लायबिलिटीज हैं, ठीक है। कैपिटल, तो कैपिटल का कोई एग्जांपल है, कैपिटल खुद एक वर्ड है जो कि यूज होगा। इनकम, इनकम का मतलब, इनकम में हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, हमारे लिए डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है। तो इस तरह की चीजें जो हमको मिली है, रेंट रिसीव्ड है, वो भी हमारे लिए इनकम है। अब अगर इन्हीं में से सब में से मैं रिसीव्ड हटा दूं तो सभी खर्चे बन जाएंगे। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, रेंट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, ठीक है। अब एक्सपेंसेज तो हमको पता चल गया। तो एक्सपेंसेज में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। डेप्रिसिएशन आता है, संपत्ति पे जो हाश लगता है वो, उसके बाद ऑडिट फी हो गया, अगर हम अपनी बुक का जांच करवाते हैं किसी से तो वो एक्सपेंसेज में आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार खर्च होते हैं बिजनेस में, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पांचों क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के। इसके बाद जो बात आती है वो ये कि हम इनका किस तरह से इक्वेशन में यूज करेंगे। तो इक्वेशन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हिंदी में बात करें तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, ठीक है। तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको अलग अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये तीनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली यूज होगा हमारे इक्वेशन में वो ये तरीका यूज होगा, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब क्या हुआ? अब इसी से हमारा परिभाषा भी रिलेट करता है, तो मैं परिभाषा भी लिख ही देता हूं, अब देख लीजिएगा। तो ये है हमारा डिफिनीशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टेक्निक टू एक्सप्रेस दैट total of all liabilities and capital will always be equal to total of assets। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीका है जिसके द्वारा हम यह दर्शाते हैं कि कुल दायित्व एवं पूंजी का जोड़ हमेशा कुल संपत्ति के जोड़ के बराबर होगा। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटिंग के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। मतलब कि अकाउंटिंग में दो साइड होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। तो ये कहा जाता है कि हर ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होगा, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो यही हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, उसी पे आधारित है। उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो हमेशा दोनों साइड पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो इसका मतलब क्या है? हमेशा दोनों साइड बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक एक आइटम को अगर आप उठाइएगा इसमें से तो आपको पता चलेगा कि किसका क्या इंपैक्ट होता है। जैसे एसेट्स की बात कर लेते हैं।
अगर ट्रांजैक्शन एसेट से रिलेटेड है तो एसेट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब एसेट कब कब इंक्रीज हो सकता है ये सोचने वाली बात है। एसेट्स कब कब इंक्रीज होगा और कब कब डिक्रीज होगा। तो एसेट्स इंक्रीज होने का एक ही तरीका है कि जब भी हम संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति इंक्रीज होगा, और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। उसी तरह संपत्ति कब डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने के दो कारण हो सकते हैं, एक हार्श डेप्रिसिएशन और दूसरा सेल ऑफ एसेट्स, माने संपत्ति बेच देंगे। तो इंक्रीज होने का रीजन है कि हमने परचेज किया, और डिक्रीज में दो रीजन है, सेल और डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी कुछ बच्चे पूछने लगते हैं, तो मैं एक बार बोल देता हूं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में जो समय के साथ जो कमी आती है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और सेल की वजह से संपत्ति के वैल्यू में कमी आएगी, और संपत्ति का मूल्य कब बढ़ेगा, जब हम संपत्ति खरीदेंगे। अब संपत्ति खरीदेंगे तो संपत्ति या तो हम कैश में खरीद सकते हैं या क्रेडिट में खरीद सकते हैं, मतलब या तो नकद खरीद सकते हैं या उधार खरीद सकते हैं। अगर नकद खरीदेंगे तो संपत्ति तो आएगा लेकिन कैश जाएगा, कैश भी संपत्ति है और कोई दूसरा एसेट जो हमने खरीदा वो भी हमारा संपत्ति ही है। तो एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि मैंने फर्नीचर खरीदा 1000 का, तो 1000 का फर्नीचर तो मेरे पास आया लेकिन 1000 कैश चला गया, तो क्या होगा, एक तरफ एसेट्स बढ़ गया और दूसरी तरफ एसेट्स 1000 से ही घट गया। इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक तरफ एसेट्स 1000 से बढ़ गया, एक तरफ एसेट 1000 से घट गया, तो एसेट हमेशा बराबर ही रह जाएगा, और लायबिलिटी और कैपिटल पे तो वैसे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, तो हमारा क्या हुआ, एसेट साइड बराबर रह गया। फिर दूसरी तरफ आते हैं, एक तरफ ये होगा कि हमने एसेट्स क्रेडिट पे खरीदा, तो एसेट्स तो बढ़ गया, एसेट्स तो इंक्रीज हो गया, बट एक तरफ लायबिलिटी भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, फिर से दोनों तरफ बराबर है। एक तरफ एसेट बढ़ा तो एसेट का जो अमाउंट बढ़ा उतने ही अमाउंट से लायबिलिटी का भी अमाउंट बढ़ गया, तो एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, तो एसेट जितने से बढ़ा उतने से ही लायबिलिटीज भी बढ़ गए, दोनों बराबर। ठीक है, तो ये है हमारा जब एसेट इंक्रीज होता है तब। उसी तरह आते हैं डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज करेंगे तो सेल करेंगे या डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सेल की पहले बात कर लेते हैं, तो सेल फिर से या तो कैश होगा या क्रेडिट होगा। सेल अगर कैश से होगा तो पैसा आएगा संपत्ति जाएगा, तो एक संपत्ति आया और दूसरा संपत्ति गया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा एसेट्स पे। फिर अगर हम उधार बेचेंगे तो एक संपत्ति तो चला गया, एसेट्स मान लो फर्नीचर ही बेचा 1000 का, लेकिन जिसको उधार बेचा कभी ना कभी तो उससे हम पैसा लेंगे 1000 रुपया, तो वो भी मेरे लिए संपत्ति ही है, या तो अभी पैसा दे दे तो या बाद में कभी दे तो दोनों हमारे लिए संपत्ति ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक एसेट्स बढ़ गया और दूसरा एसेट्स घट गया, और सेम स्थिति यहां भी है। ठीक है, अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी। तो संपत्ति के मूल्य में कमी है तो हमेशा इसका इंपैक्ट क्या हुआ, एसेट्स डिक्रीज हुआ, एसेट्स घटा। अब एसेट एक तरफ घटा तो दूसरी तरफ यहां पे न तो कुछ आ रहा है न जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अकाउंटिंग में अगर हम किसी भी चीज की एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तो जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होगा, तो डेप्रिसिएशन की तो एंट्रीज होती होंगी, तो एक चीज डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट, लेकिन डेप्रिसिएशन में कैश भी नहीं जाता है, कोई दूसरी संपत्ति भी नहीं जाती है, तो दूसरा तरफ क्या इंपैक्ट होगा, तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है,
खर्च को आप हानि की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम होता है। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों किसके होते हैं? दोनों मालिक के होते हैं, यानी कि ओनर के, कैपिटल। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर में जोड़ा जाता है, अगर लॉस होगा तो ओनर में घटाया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, तो कैपिटल भी डिक्रीज होगा। तो इसीलिए अब देखेंगे डेप्रिसिएशन में भी वही हुआ, एक तरफ एसेट्स घटा तो दूसरी तरफ हमारा कैपिटल घट गया, फिर से बात बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त हमारा दोनों पक्ष जो है वो बराबर होगा। तो अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज में या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा या लायबिलिटीज घटेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। कोई भी लायबिलिटी हो, आप लोन ले लीजिए, क्रेडिटर्स ले लीजिए, कोई भी चीज ले सकते हैं। अब इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा? तो लायबिलिटी बढ़ेगा तब जब या तो हम उससे पैसा लें या कोई दूसरी संपत्ति लें, ठीक है, और उसको उस वक्त पैसा ना दे, मतलब कोई चीज से ले रहे हैं लेकिन उसको उस वक्त पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हमारा दायित्व बढ़ेगा। और दायित्व कब कम होगा? तो जब हम उसको पेमेंट करेंगे किसी भी फॉर्म में, या तो कैश या कोई एसेट्स, ठीक है। तो डिक्रीज तो तब होगा जब हम उसको पेमेंट करेंगे, कैश और अदर एसेट्स, तो बात वही है, एसेट्स ही आ गया। तो पेमेंट करेंगे तो एक तरफ लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है और दूसरी तरफ जैसे पेमेंट किया कैश में या कोई दूसरा एसेट्स में, तो एसेट भी कम गया, ठीक है। तो कैश और अदर एसेट्स, तो लायबिलिटी भी कम गया और कैश और अदर एसेट्स भी कम हो गया, ठीक है। उसी तरह दायित्व कब इंक्रीज होगा? जब या तो हम उससे कैश लेंगे या कोई दूसरी संपत्ति खरीदेंगे उससे या ले लेंगे, तो acquired assets और taken loan या borrowed funds लिख सकते थे हम यहाँ पे, ठीक है। acquired assets और borrowed funds मतलब क्या हो गया कि हमने लोन लिया या एसेट्स लिया, गुड्स भी खरीद सकते हैं। तो एक तरफ फिर से संपत्ति आया, यानी संपत्ति बढ़ेगा और दूसरी तरफ हमारा दायित्व भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहां भी एक तरफ दायित्व बढ़ा और एक तरफ एसेट्स बढ़ा, फिर से दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा, कैपिटल। कैपिटल कैपिटल फिर से वही बात, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज कब होगा? जब पैसा लगाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैश और अदर एसेट्स, कैपिटल तब बढ़ेगा। और कैपिटल कब घटेगा? जब विड्रॉ करेगा, विड्रॉ कैश और अदर एसेट्स। तो एक तरफ हमारा कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो बिजनेस में कैश या दूसरा संपत्ति भी तो आ रहा है, तो फिर से वही बात, एक तरफ कैपिटल बढ़ा एक तरफ एसेट्स बढ़ गया। दूसरी बात, विड्रॉ कैश और अदर एसेट्स, तो बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले जा रहा है या बिजनेस से संपत्ति या सामान उठा के घर ले जा रहा है, तो एसेट साइड में कमी आएगी और कैपिटल भी कम हो रहा है, ठीक है। तो एक तरफ कैपिटल कम या बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एसेट्स कम या बढ़ रहा है। अब इनकम की बात करें तो इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी चीज आता है, तो इनकम में डिक्रीज वाली बात नहीं होती है। जब भी कोई नया इनकम होगा तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज ही होगा, तो इनकम इनकर होगा जब भी इंक्रीज होगा, तो यानी कि पैसा आएगा या फिर उधार रह जाएगा। तो इनकम जो है वो कैश में हो सकता है या उधार हो सकता है। उधार इनकम को एक्रूड इनकम बोलते हैं, तो कैश में हो सकता है या एक्रूड हो सकता है। तो अगर कैश में होगा तो हमारे पास एसेट्स बढ़ जाएगा, और अगर एक्रूड होगा तो भी एक देनदार बढ़ जाएगा, यानी कि कभी ना कभी भविष्य में मुझसे पैसा लेंगे, है ना। तो
एक तरफ कैश बढ़ा तो एसेट्स बढ़ा, और दूसरी तरफ हमारा एक देनदार बढ़ गया जिससे हम भविष्य में कभी पैसा लेंगे तो वो भी हमारे लिए संपत्ति है, तो वो बढ़ गया तो एसेट्स बढ़ गया। अब लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड में यानी कि दूसरी तरफ क्या प्रभाव पड़ा, लायबिलिटी या कैपिटल साइड में क्या प्रभाव पड़ा। तो इनकम अगर जनरेट हो रहा है तो जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का होता है, यानी कि कैपिटल का होता है। तो इनकम होने का मतलब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इनकम जनरेट हुआ, चाहे मिला चाहे ना मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट हम मान लेते हैं, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में। उसी तरह खर्चे में आएंगे, तो खर्चा जब भी होगा चाहे हमने पे किया या नहीं किया वो हमारा खर्चा है। आज न कल हमको भुगतान करना है तो मेरे लिए लॉस है। अब लॉस है तो कैपिटल में से घटेगा, तो कैपिटल हर सिचुएशन में एक्सपेंसेस के टाइम पे डिक्रीज होगा। लेकिन अब देखना यह है कि हमारा एक्सपेंसेस जो है वो कैश में पे हुआ है या उधार रह गया है, ठीक है, या अनपेड रह गया, इसको आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। तो कैश में हुआ या अनपेड रह गया, तो अनपेड रह गया तो लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि कभी ना कभी वो पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है, तो अनपेड रह गया तो लायबिलिटीज है। और अगर कैश में पे कर दिया तो एसेट्स हमारा घट गया, कैश में पे किया तो एसेट्स घट गया, कैपिटल घट गया, और अनपेड रह गया तो लायबिलिटीज बढ़ गया और कैपिटल घट गया। खर्चा है, हानि है, तो कैपिटल कम गया, और हमने पे नहीं किया है तो इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये तो है पांचों चीजें जो कि आपको बार बार सामने आएंगी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इंपैक्ट कहां पे पड़ रहा है, ठीक है, तो इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब इसके बाद जो बात आती है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक कैटेगरी जो केवल दो अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं, और एक कैटेगरी है जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं। उनको ले लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन है उसको बांटा गया है। पहला, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो दो खातों को प्रभावित करते हैं, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो दो से ज्यादा खातों को प्रभावित करते हैं। अब फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें जो दो खातों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, विच अफेक्ट टू अकाउंट्स, तो फर्स्ट कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें फिर से अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहला, ये चार कैटेगरी हो जाते हैं जिसमें दो खाते प्रभावित होते हैं। उसमें पहला, इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो एक तरफ एसेट साइड को प्रभावित करते हैं, एसेट साइड को बढ़ाते हैं, और दूसरी साइड लायबिलिटी साइड को बढ़ाते हैं। यहाँ पे साइड की बात हो रही है। ये जो मैंने एसेट्स लिखा है ना, इसका मतलब एक एसेट नहीं, या लायबिलिटी लिखा हूं तो इसका मतलब लायबिलिटी ही नहीं है। इसमें लायबिलिटी का मतलब कैपिटल और लायबिलिटी दोनों है, ये साइड की बात हो रही है। तो इंक्रीज इन एसेट्स यानी कि एसेट साइड में इंक्रीज होता है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी यानी कि दूसरी साइड लायबिलिटी और कैपिटल वाले साइड में इंक्रीज होता है। उसी तरह डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, मतलब एक तरफ एसेट साइड में कमी होती है तो दूसरे साइड लायबिलिटी साइड में कमी होती है। तीसरा, इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन वन एसेट, मतलब एक एसेट में वृद्धि हो रही है तो दूसरे एसेट्स में कमी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन अदर एसेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट घट रहा है। उसी तरह इंक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब एक तरफ कैपिटल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लायबिलिटी घट रही है, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी हैं फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में कोई कैटेगरी नहीं है, बस ट्रांजैक्शन बताऊंगा कुछ, और ये जो चारों कैटेगरी हैं इसके फिर अलग अलग ट्रांजैक्शन बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में।
अभी अगर आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जो चैनल का नाम है वो श्री कॉमर्स क्लासेस ही है, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।